हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं ज्योति शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं स्मार्ट स्टडी चैनल पे। और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि मैं आपकी क्लास इतने दिन से नहीं ला पाई, उसके लिए आई एम सॉरी। काफ़ी थोड़ा सा इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई, कोरोना की वजह से। तो अभी अपन अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं और आप लोगों का एग्ज़ाम 1 अगस्त को होने वाला है, तो अपने को थोड़ा सा और स्पीड से चलना पड़ेगा, थोड़ा सा और फास्टली चलना पड़ेगा। अपने को अपन दिन में 2 क्लास लाते हैं, अब अपनी रेगुलर दिन में 2 क्लासेस आया करेंगे, ठीक है। तो आप लोग घर पे रहें, सेफ रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें, बाहर बिल्कुल ना निकलें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ठीक है। तो अभी अपना टॉपिक चल रहा था, मैं आपको पढ़ा रही थी ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करा देती हूँ। देखो, मैंने पीछे सबसे पहले आपको पढ़ाया था क्या, ह्यूमन फिजियोलॉजी से शुरू किया था पढ़ना, और इतना मतलब अभी तक अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा हुआ नहीं है। अपने को 3-4 महीने हो गए क्लास लेते हुए, बीच बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग गई थी, जिस वजह से अपन कंप्लीट नहीं कर पाए थे, है ना। अभी मैं कोशिश करूँगी मैं आप लोगों के लिए रेगुलर क्लासेस लेके आऊँ, ताकि आप लोगों का रिवीजन जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाए, ठीक है। तो मैं आपकी क्लासेस मेरी क्लासेस आपके लिए रिवीजन में हेल्प करती हैं। तो आप लोगों का मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को पूरी बायोलॉजी का रिवीजन अच्छे से करा सकूँ, ठीक। तो अभी मैंने आपको सबसे पहले, देखो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। आप सभी को पता है मेरा नाम ज्योति शर्मा है और मैं झुंझुनू से हूँ, ठीक है। और मैं कई बच्चों के कमेंट आते हैं, मैम आप कहाँ से हो, है ना, क्या करते हो, कितना पढ़ाई किया है आपने, आप हमें नीट का पढ़ा रहे हो तो आपने कितना पढ़ रखा है, कि आपने भी नीट का एग्ज़ाम दिया था। ये बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। तो मैं बता देती हूँ, मैंने कोई नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया था कभी, और मैं हमेशा से ही मैं टीचर ही बनना चाहती थी, ठीक है। तो मैंने 12th बायो से किया, 12th के बाद मैंने बीएससी किया, बीएससी के बाद मैंने एमएससी किया मैंने जूलॉजी से, ठीक है। देखो, जैसे बीएससी में जब आप होते हो ना, तो बीएससी में आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं। बायो वालों के पास केमिस्ट्री होता है, बॉटनी होता है और जूलॉजी होता है, ठीक है। जब आप एमएससी करते हो तो उसमें आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन के लिए आपको मिलता है। तो मैंने जूलॉजी से एमएससी किया था। जूलॉजी के अंदर मैंने एंटोमोलॉजी से, जो अपने ऑर्थ्रोपोडा जो है, एनिमल किंगडम जो अपन पढ़ते हैं, उसमें मैंने स्पेशलाइजेशन कर रखा है एमएससी, ठीक है। उसके बाद मैंने बीएड किया था, ठीक है। तो ये था मेरा थोड़ा सा बायोडाटा, जो कि आप लोगों को काफ़ी इस तरह से डाउट में डाल देता है कि मैम पता नहीं आप कितना पढ़ रखे हो, आपने नीट का एग्ज़ाम दिया था क्या, आप डॉक्टर क्यों नहीं बने, फलाना ये वो। तो वो सब उस सबसे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। वैसे भी आपने पूछा तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्या पढ़ा रही थी, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा रही थी, जिसके अंदर अपना देखो, हाँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात हो रही थी। अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर अपने 7 या 8 टॉपिक हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी लगभग हर बच्चे को आती है, सभी बच्चों को ह्यूमन फिजियोलॉजी काफ़ी अच्छे से आती है। फिर भी मैंने सबसे पहले यही शुरू किया, पता नहीं क्यों। क्योंकि मैंने क्यों शुरू किया, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इसीलिए मुझे लगा कि पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी से शुरू करते हैं। लेकिन बेटर होता मैं आपके लिए सबसे पहले जेनेटिक्स लाती, या फिर आपके लिए सबसे पहले इवोल्यूशन लाती। लेकिन मैं पहले आपके लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी लाई है, और ये पूरी भी नहीं हो रही है, क्योंकि बीच में अपनी क्लासेस मिस हो जाती हैं। कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है ना। तो इस वजह से अपना पूरा भी नहीं हो पा रहा है। कोई नहीं, अब 1-2 दिन में मैं आपको ये एंडोक्राइन कंप्लीट करा के, और मेरा मन है मैं आपको इवोल्यूशन पढ़ाऊँगी, ठीक है। बाकी आप लोग मुझे बता देना आप लोगों को क्या पढ़ना है, मैं वही पढ़ा दूँ। और जेनेटिक्स अपना शाम को चल रहा है, तो अपन को जेनेटिक्स भी साथ लेके चलना है। जब अपन अच्छे से अपने टॉपिक तैयार कर लेंगे, अच्छे से, आप लोग पढ़ तो चुके हो पहले से, कहीं भी जहाँ भी पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ लिया आपने। आपके लिए ये बात मुझे पता है, मेरे वीडियो जो है उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जो कि एक बार पढ़ने के बाद उनको रिवीजन करना है, किसी चीज़ का, किसी भी टॉपिक को रिवाइज करना है एक बार। जैसे आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रखा है, आप लोगों को अच्छे से आता है। एग्ज़ाम देने से पहले कितना भी मास्टरमाइंड बंदा हो, एग्ज़ाम देने से पहले उसको एक बार रिवाइज करना ही करना पड़ता है। तो रिवाइज करते टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम जो कोचिंग सेंटर वाले जितना बड़े से महाभारत लिखवाते हैं, या फिर जो समझाते हैं, जो पढ़ाते हैं, हम उसको पूरे को रिवाइज कर पाएँ, हम नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमें बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स चाहिए, या फिर कोई वीडियो चाहिए, या फिर कोई टीचर चाहिए जो हमें बताए कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, और किसको हम नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। तो लास्ट मोमेंट पे हमें सिर्फ क्या हेल्प करता है, रिवीजन हेल्प करता है।
पूरी साल हमने बिल्कुल पूरे लॉन्ग टर्म से स्टडी किया है, पूरा अच्छे से सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ समझा है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हमें शॉर्ट एंड स्वीट रिवीजन की ही जरूरत होती है। कितना भी ज़्यादा पढ़ लो, अगर रिवीजन नहीं किया ना तो सब साफ है। तो इसलिए आप लोग मैं आप लोगों के ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड और बिल्कुल छोटे से, है ना। आधे घंटे का अपना वीडियो मैक्सिमम होता है, जिसके अंदर एनसीईआरटी से बाहर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाती हूँ, ठीक है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि एनसीईआरटी से बाहर मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ाती कि मुझे आता नहीं है। मास्टर्स किया है मैंने, आता है मुझे, लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ाती क्योंकि आपके काम का नहीं है। आप लोग इतना कुछ पढ़ेंगे, ये सब तो आप कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं। जहाँ भी आप कोचिंग ले रहे हैं वहाँ पे आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैं भी पहले कोचिंग में ही थी, सीकर में। तो काफ़ी डिटेल में आपको वहाँ पे पढ़ाया जाता है। अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। आपका जो फोकस है वो किसी चीज़ को टारगेट करके आपको अच्छे से क्लियर कराई जा रही है हर बात, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम एग्ज़ाम देंगे उस टाइम पे हमारे काम वो नहीं आएगा जो हमें डिटेल में आता है, जो हमें अच्छे से आता है, वो तो हम MBBS में पढ़ेंगे जाके। अभी तो हमें सिर्फ नीट क्रैक करना है, उसके लिए एनसीईआरटी ही क्या है, मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे टीचर कोचिंग में भी ऐसे होते हैं जो कि हमें सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड लेके चलते हैं, है ना। और बच्चों के फेवरेट भी होते हैं वो टीचर कि ना तो ज़्यादा खिचड़ी पकाते हैं ना ज़्यादा पढ़ाते हैं, मतलब उतना ही पढ़ाते हैं जितना हमारे काम का है ना, और हमें समझ में भी अच्छे से आ जाता है। फिर अभी मतलब और कुछ टीचर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की, फिर भी पढ़ाएंगे, तो उसके लिए वो हमें याद करने में भी दिक्कत होगी और हमें वो टीचर भी बोरिंग लगेगा कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं सर, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो वो इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ तक उतना हमें पढ़ना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, फिर भी हमें पढ़ाया जा रहा है ज़बरदस्ती, तो वो हमारे लिए बोरिंग हो जाता है। अभी हमें सिर्फ एनसीईआरटी चाहिए, नीट के अंदर सिर्फ आपको एनसीईआरटी चाहिए, बायो के अंदर तो बिल्कुल बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। और आपके पास 11th और 12th की एनसीईआरटी, आप उसको अच्छे से पढ़ो और उसको अच्छे से तैयार करो, ठीक है। तो अभी अपन शुरू करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था सबसे पहले हाइपोथैलेमस पढ़ाया था। हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड तो पिट्यूटरी है जो कि क्या करती है, सबको जितने भी ग्लैंड्स हैं उनको पहुंचाती है कि उनको कौन सा हार्मोन सिक्रेट करना है ना। रिलीजिंग हार्मोन वहीं से रिलीज होते हैं, ठीक है, और स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, सॉरी रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। तो हाइपोथैलेमस मैंने आपको करा दिया था, उसके बाद पिट्यूटरी मैंने आपको करा दिया था, थायराइड ग्लैंड मैंने आपको करा दिया था। आज हम पैराथायराइड ग्लैंड देखें। चलो, पैराथायराइड ग्लैंड देखने से पहले एक बार आप जो थायराइड ग्लैंड है वो तो मैंने आपको करा दिया था कि क्या फंक्शन करती है, क्या काम करती है, लेकिन उसकी वजह से, उसकी कमी की वजह से कौन से रोग होते हैं और उसके ज़्यादा होने से कौन से रोग होते हैं, वो भी अपन देखते हैं, ठीक है। तो चलो पहले अपन देखते हैं क्या, हाइपोथायरॉयडिज्म दिख रहा है क्या आप लोगों को, यहाँ से दिखेगा हाइपो, हैंडराइटिंग बहुत खराब है मेरी, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या है, मतलब हाइपो का मतलब होता है एक तरह से कमी। जब बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो कौन से रोग होते हैं, तो देखो इसमें सबसे पहला रोग है, माँ आप लोगों को नहीं दिख रही, कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड दिखना चाहिए, है ना। सबसे पहला है इसमें अपना मिक्सेडिमा। मिक्सेडिमा किसकी वजह से होता है, थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से होता है। इसके अंदर क्या होता है, जब थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, मिक्सेडिमा। और इस रोग के सिम्टम क्या है कि जो बंदे की आंखें हैं ना वो मोटी होकर बाहर की तरफ झांकने लगती हैं, मतलब अजीब सी आंखें हो जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। और जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, इसको बोलते हैं गर्ल्स डिजीज़, ठीक है। तो ये एक तरह से मिक्सेडिमा को बोलते हैं गर्ल्स डिजीज़।
इसमें क्या होता है, आंखें बड़ी होकर बाहर की तरफ निकल जाती हैं, और जो फीमेल्स हैं, जो लेडीज़ हैं, उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है। दूसरा देखो, इसकी वजह से हो जाता है क्रेटिनिज्म। सेकंड नंबर इसके अंदर हो जाता है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म का मतलब एक तरह से होता है जैसे मंदबुद्धि होता है ना, जैसे ये होता है कि इसमें जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर मान लो थायराइड हार्मोन की कमी हो गई है ना, तो उसका जो बेबी है वो कैसा पैदा होगा, वो मंदबुद्धि पैदा होगा। ठीक है। उसका दिमाग, उसका ब्रेन का जो प्रॉपर होना चाहिए डेवलपमेंट, वो नहीं हो पाएगा थायराइड हार्मोन की कमी होने की वजह से। मैंने आपको बताया था थायराइड हार्मोन ग्रोथ में हेल्प करता है। कौन सी ग्रोथ कराता है? मेंटल ग्रोथ कराता है, फिजिकल ग्रोथ भी कराता है, और सेक्सुअल ग्रोथ भी थायराइड ही कराता है। जब बॉडी के अंदर, जब फीमेल प्रेग्नेंट है और उसके अंदर थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, तो बेबी जो है वो कैसा हो जाता है, मंदबुद्धि हो जाता है, उसकी फिजिकल ग्रोथ नहीं होती है ना, और उसकी मेंटल ग्रोथ नहीं होती है, और उसकी कई बार उसकी सेक्सुअल ग्रोथ भी नहीं होती है। उसके जो सेक्स ऑर्गन जो है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते हैं। इसकी वजह से, किसकी वजह से? क्रेटिनिज्म। ठीक है। एक तरह से मंदबुद्धि बच्चा पैदा होता है उनको। बात समझ रहे हो? आगे चलें। अब देखो, थर्ड है इसके अंदर क्रेटिनिज्म के अंदर बच्चे का IQ लेवल बिल्कुल कम होता है। ठीक है। उसका कॉमन सेंस बिल्कुल काम करता ही नहीं। थर्ड है इसका गोइटर। थर्ड कौन सा है? गोइटर। बहुत अच्छे से आप लोगों ने 9th-10th में भी पढ़ा होगा ये, है ना। गोइटर सबको समझ में आता है। 9th-10th में काफ़ी इसके डायग्राम भी देखे होंगे बुक के अंदर, एग्जाम उसमें NCERT के अंदर। ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है लेस आयोडीन की वजह से। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। रट के हम लोग पास हुए हैं 9th-10th में, है ना। तो इसके गले में क्या हो जाती है? सूजन हो जाती है, ग्लैंड सूज जाती है। थायराइड ग्लैंड गले में ही तो होती है। तो थायराइड ग्लैंड जो होती है उसका, उसमें क्या होता है कि एक तरह से एंटीबॉडी जो होती है ना, भाई हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है उसको क्या लगता है, उसके अंदर सिम्टम आते हैं कि थायराइड हार्मोन कम हो गया, थायराइड हार्मोन कम हो गया। तो थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन बनाने की कोशिश करती है। वो काम कर करके बेचारी इतना थक जाती है कि गला जो है वो यहाँ से सूज जाता है। कुछ लोगों के देखा है ना अपने, यहाँ से गला बहुत ज़्यादा सूजा हुआ होता है। वो किसकी वजह से होता है? वो गोइटर की वजह से होता है। बात समझ रहे हो आप मेरी? ठीक है। नोट्स आप अपने हिसाब से बना लेना, या फिर आप बोलोगे तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है। अब आगे चलें। अब देखें, हाइपोथायरॉयडिज्म के 3 डिजीज आपको याद हो गए। अब देखो हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है? थायराइड हार्मोन जो है वो क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। वो कहते हैं ना किसी चीज़ की अति भी अच्छी नहीं है ना, हद से ज़्यादा अमृत भी जहर होता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म भी जो क्या है बॉडी के लिए काफ़ी खतरनाक है। देखो एक्सोप्थेल्मिक डिजीज बोलते हैं इसको। सबसे पहला डिजीज है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। गॉइटर याद रखना कहाँ होता है? हाइपो की वजह से होता है। और एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर नाम आ जाता है तो किसकी वजह से होता है? हाइपर की वजह से होता है। बात समझ रहे हो? देखो इसके अंदर क्या होता है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, अच्छे से बताइए ना। ऑटो इम्यून डिजीज है ये। ऑटो इम्यून डिजीज किसको बोलते हैं? जब हमारी बॉडी है इसके अंदर ब्लड सेल्स, ब्लड के 2 कंपार्टमेंट, 2 पार्ट बताए थे मैंने आपको। एक तो बताया था क्या ब्लड सेल्स, और दूसरा क्या बताया था जो फ्लूइड पार्ट है, प्लाज्मा जिसको बोलते हैं। तो जब यहाँ पे क्या बताया मैंने, ऑटो इम्यून बता रही हूँ ना, तो ब्लड सेल्स जो होती है 3 टाइप की बताई थी मैंने, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ठीक है। तो जो WBC है उनको बॉडी की आर्मी भी बोलते हैं, क्योंकि
वो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, वायरस, जो भी बाहर से फंगल इन्फेक्शन जो भी होता है वो उस पर अटैक करती हैं और उसको ख़त्म करने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर क्या होता है कि जो WBC है वो अपनी ही सेल्स को क्या करने लगती है, डैमेज करने लगती है, अपनी ही बॉडी की सेल्स को मारने लगती है। ऑटो का मतलब अपने आप, इम्यून डिजीज मतलब इम्यून सिस्टम को, अपने ही इम्यून सिस्टम को क्या करती है, ये डैमेज करने लगती है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस है, बात समझना ध्यान से। हाइपोथैलेमस है, कौन सा हार्मोन रिलीज कराता है, TRH। TRH मतलब काफ़ी दिन हो गए क्लास आए, भूल तो नहीं गए, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कहाँ जाके फंक्शन करेगा, पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी से रिलीज कराएगा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, पिट्यूटरी कहाँ फंक्शन करेगी, थायराइड पे, और यहाँ से थायराइड हार्मोन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, जब थायराइड हार्मोन रिलीज होता रहता है काफ़ी ज़्यादा बॉडी के अंदर, जब जिसकी इतनी ज़रूरत होती है उतना कंप्लीट होने के बाद ये हार्मोन यहाँ से जाता है, यहाँ नेगेटिव फीडबैक देता है कि मेरा प्रोडक्शन बंद करा दो। ये इसको भी नेगेटिव फीडबैक देता है कि TSH रिलीज मत कराओ। अब क्या होता है, अपनी बॉडी की WBC है ना, WBC का नाम आ रहा है, ये जो क्या बोलते हैं इनको, एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीजन बताया था ना मैंने आपको जब ब्लड बढ़ाया था उसने। तो एंटीजन जो है इनके एक स्पेशल शेप होती है, स्पेशल शेप होती है इनकी। तो ये क्या करती है, यहाँ से ये बिल्कुल किसके जैसी बन जाती है, यहाँ से जो इनके पास फीडबैक आता है पॉजिटिव, यहाँ से हार्मोन रिलीज कराने का फीडबैक आता है, ये अपने आप को रिसेप्टर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेती है। ठीक है, और ये जाके थायराइड से चिपक जाती है और यहाँ से थायराइड हार्मोन फिर भी रिलीज होता रहता है। नेगेटिव फीडबैक जाने के बाद भी ये ग्लैंड थायराइड हार्मोन रिलीज करती रहती है। क्यों? क्योंकि इसके पास ये जो मिमिक्री करती है ये किसकी, जो थायराइड रिलीज कराने के रिसेप्टर्स हैं उनकी। ठीक है, तो हॉर्मोन्स को ये रिलीज कराती रहती है, बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन की क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाता है थायराइड हार्मोन। इसी डिजीज को बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। ठीक है, जिसके अंदर थायराइड हार्मोन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और एक तरह से क्या है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, खुद की बॉडी की सेल्स ही खुद की बॉडी को डैमेज करने का काम कर रही है। बात समझ रहे हो? आगे चलें। ठीक है, चलो इसके अंदर क्या होता है, आई बॉल जो होती है ना, आई बॉल बाहर आ जाती एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर में। अब देखो थायराइड हार्मोन, जब बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन ज्यादा होने लगता है, थायराइड हार्मोन इंक्रीज होता है, तो एड्रीनल हार्मोन जो है ना, एड्रीनल हार्मोन, एड्रीनल हार्मोन नहीं है, एड्रीनल रिसेप्टर। एड्रीनल रिसेप्टर क्या करता है, इसको बढ़ाने की कोशिश करता है और भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर हो रहा है ना, ये उसी का एक फैक्ट है, समझ लो इसको। थायराइड हार्मोन जब बॉडी के अंदर अधिक हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, किसकी वजह से होता है कि एड्रीनल के रिसेप्टर, एड्रीनल की वजह से ही तो थायराइड हार्मोन बढ़ता है। बताया था ना मैंने आपको जब एक्सक्रीशन पढ़ाया था तब, कि यहाँ से कुछ रिसेप्टर्स एक्टिव होते हैं और वो कहाँ पहुँचते हैं, सिग्नल लेके कहाँ जाते हैं, थायराइड ग्लैंड पे जाते हैं और थायराइड हार्मोन रिलीज करवाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है, जिसकी वजह से BP क्या हो जाती है, इसकी वजह से BP क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आगे चलें। अब देखो थायराइड हो गई कंप्लीट, अब अपने को देखनी है पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्लैंड लोकेशन, ये क्या है, थायराइड। ठीक है, ये पीछे वाला पोर्शन जो है ना थायराइड का, इसके पीछे चार ग्लैंड्स ऐसे प्रेजेंट होती है। ये कौन सी ग्लैंड है, ये पैराथायराइड है।
ठीक है। थायराइड ग्लैंड के पीछे जो ग्लैंड होती है उसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये क्या करती है, ब्लड के अंदर, ब्लड में क्या करती है, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करती है। ब्लड में क्या करती है, कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करती है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें बताया था मैंने आपको कुछ ऐसी सेल्स होती हैं थायराइड ग्लैंड में, और कुछ छोटी छोटी ऐसी सेल भी बताई थी मैंने आपको। वीडियो देखना पीछे वाला अगर याद नहीं है तो। ये छोटी वाली सेल्स है, इन सेल्स को क्या बोलते हैं, सी सेल्स, ठीक है। सी सेल्स और ये दोनों मिलके ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम करती हैं। बात समझ में आ रही है। सी सेल्स और पैराथायराइड ग्लैंड मिलके ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। बात आई समझ में। अब देखो, अब मैंने आपको बताया था, देखो एक बार आप याद रखना एक बात, जो ये अपनी बोन है भाई, कैल्शियम कहाँ होता है, अपनी बोन में स्टोर होता है ना, और कैल्शियम लेवल को मेंटेन कौन करती है, पैराथायराइड ग्लैंड करती है। जब देखो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होता है, तो वो बोन से, बोन की, ये देखो बोन की सेल होती है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं जिनको। एक होती है ऑस्टियोक्लास्ट और एक होती है ऑस्टियोब्लास्ट। देखो समझना, ऑस्टियोक्लास्ट, क्लास्ट का मतलब तोड़ना, जो किसको तोड़ेगी, ऑस्टियो का मतलब होती है बोन, बोन की सेल्स को तोड़ने का काम करती है, ठीक है। एक होती है ऑस्टियोब्लास्ट, ये फॉर्मेशन करती है, ये तोड़ती है, ब्रेक डाउन करती है, सेल ही है ये भी एक तरह से, और ये फॉर्मेशन करती है। और ऑस्टियोसाइट जो है वो सेल्स होती है किसकी, किसकी सेल्स होती है, इसकी बोन की सेल होती है, ठीक है। जब ब्लड के अंदर देखो, अब भाई एक बात आप नोट करना, इसको मिटा दूं, हाँ, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल मान लो बढ़ रहा है, ठीक है, दिख नहीं रहा क्या, हाँ नहीं दिख रहा, यहाँ लिखूं, दिख रहा है क्या, ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ रहा है मान लो, देन रिलीज कैल्सिटोनिन, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ता है तो कैल्सिटोनिन रिलीज होता है, ठीक है। और ये कैल्सिटोनिन जाके स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट्स पे होने वाली एक्टिविटीज को क्या करता है, डाउन करता है, जिसकी वजह से जो ये क्या बोल रहा है, कैल्शियम जो ब्लड के अंदर बढ़ रहा है वो कहाँ जाकर स्टोर हो जाएगा, बोन के अंदर स्टोर हो जाएगा। जब कैल्शियम लेवल कम हो, यहीं पे बता दूं क्या, जब कैल्शियम लेवल यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया तो यहाँ पे हार्मोन रिलीज होता है, पैराथार्मोन, बताया था मैंने आपको, पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन रिलीज होगा, ठीक है। ये क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी तो बोन टूटेगी, बोन टूटेगी तो क्लास्ट मतलब तोड़ रहा है ना, बोन को क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, बोन टूटेगी तो क्या रिलीज, क्या बनेगा, कैल्शियम निकलेगा बाहर, और वो कैल्शियम कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। तो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को क्या करता है, ये बढ़ाता है, ठीक है। और पीसीटी पे फंक्शन करता है, एक्टोन पीसीटी, एक्टोन पीसीटी, पीसीटी बताया था मैंने आपको। पीसीटी क्या करती है, जो भी वोमन कैप्सूल से जितने भी ग्लूकोज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जितने भी आयंस जिनकी बॉडी को जरूरत है, और वो बह के वो छन के कहाँ चले गए,
पीसीटी में पहुंच गए, है ना, तो उनको वापस से रीअब्जॉर्ब करने का काम कर दिया पीसीटी। तो पीसीटी के ऊपर काम करेगा और कैल्शियम लेवल को नहीं, कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को बढ़ाएगा। पीसीटी पे फंक्शन करेगा कौन, पैराथॉर्मोन, और कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है अपनी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब देखो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, इससे एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी। इससे कौन सा डिजीज होता है, हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी। जब बॉडी के अंदर थायराइड, पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी, ठीक है। ये क्या होता है, क्या सिम्टम होते हैं, वो मैं आपको कल कराऊंगी। आज की क्लास इतनी, और आप लोग अच्छे से बिल्कुल अपनी पढ़ाई करते रहिए। अपना एग्ज़ाम 1 अगस्त को ही है, तो बिल्कुल ये मत सोचना कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, हम भी बच जाएंगे, थोड़ा टाइम और मिल जाएगा। बिल्कुल आप यही मान के चलो कि एग्ज़ाम कब ही है, 1 अगस्त को ही है, ठीक है। और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें, घर पे रहें, सेफ रहें, है ना। थैंक यू सो मच।